रऊफ, योर टेक ऑन दैट? देखिए, इसमें इनकी बिल्कुल बात इन्होंने ठीक की है, मगर रिस्पॉन्सिबल कौन है? बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आती है? जिसने पीसीबी को हमसे भी बना दिया। देखिए, सबसे मैं बार बार क्यों बात करता हूँ गवर्निंग बोर्ड पे। गवर्निंग बोर्ड, किसी भी इदारे के गवर्निंग बोर्ड का क्या मकसद होता है? गवर्निंग बोर्ड का ये मकसद होता है कि ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए, काउंटर क्वेश्चनिंग करें, डिबेट हो। हाँ, जितने भी आपके डायरेक्टर्स हैं, जो भी आपके जो इंटरनेशनल, लोकल, डोमेस्टिक के जितने भी अफेयर्स हैं, वो सब के सब सिलेक्शन के अफेयर्स हैं, वो सारे के सारे डिस्कस होते हैं गवर्निंग बोर्ड में। अब गवर्निंग बोर्ड है कहाँ पे? कोई क्रिकेटर ये नहीं कहता, जिस तरह हाफिज साहब बात कर रहे हैं कि मुझे लगा दें, तो आप उसको कैसे लगा सकते हैं? मैं आज कहता हूं जी मैंने ये किया हुआ, मुझे आप लगा दें। हाँ। कैसे अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुझे लगा सकता है जब तक पूरी जो आपका गवर्निंग बोर्ड है, जिसने सारी जिंदगी फास्ट बॉलिंग नहीं की ना, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अकेडमी में बैठ के जिनकी 800 विकेटें हैं, उनको बता रहा है कि लैंडिंग फुट क्या होता है। बस जिसने 800 आउट कर लिए उसको, उसने बगैर लैंडिंग फुट के कर लिए 800 आउट। अब इशू ये है कि आपने जो अपना इदारा उसका बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है। देखिए, जब आप इदारे कैसे तबाह होते हैं? जब आप उनके गवर्निंग बोर्ड को खत्म कर देते हैं, जब आप वहां पे अपना वन मैन शो कायम कर देते हैं, आप अपनी मर्जी के लोग गवर्निंग बोर्ड में ला के देते हैं। देखिए, जो रीजन्स और ये रऊसा मुल्तान की तरफ से खेलते थे जी, बावजूद कारकर्दगी के इनका पाकिस्तान के लिए नाम नहीं आ रहा था। इनके रीजन के जो गवर्निंग बोर्ड के प्रेसिडेंट, जो इनके रीजन के प्रेसिडेंट थे, वो गवर्निंग बोर्ड थे में, उन्होंने अजाब किया हुआ था सबको कि इस हमारे लड़के का ये टॉप परफॉर्मर है, पाकिस्तान की टीम में नाम क्यों नहीं आता। आज 4 रीजनल प्रेसिडेंट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो गवर्निंग बोर्ड में है। एशियन, ब्रैडमैन, जहीर अब्बास पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड में शामिल हैं। तो इनसे पूछे ना सबसे, वो तारिक सरवर साहब, वो दूसरे वो जो एजेके के हैं, वो डीएमजी के हैं, वो डीएम जमाली के, वो लाड़काना के, ये तो झंडे उठा के बाहर मुजाहरे कर रहे होते थे कि पाकिस्तान में क्रिकेट तबाह हो रही है। आज क्या दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। और देखिए, गवर्निंग बोर्ड बनाया कैसे हुआ इन्होंने? गवर्निंग बोर्ड बनाया हुआ है कि जो आपके 4 रीजन्स हैं जहाँ से क्रिकेट की नर्सरी आती है, एक है आपका कराची, लाहौर है, सियालकोट है, फैसलाबाद है या मुल्तान है। कितने बंदे हैं? सिर्फ एक कराची का बंदा, बाकी किसी बंदे की कोई गवर्निंग बोर्ड में रिप्रेजेंट नहीं। कराची वाला भी नहीं है, कराची वाला भी नहीं, कराची वाले भी नहीं है कौन? डेरा मुराद जमाली, आजाद कश्मीर, लाड़काना। यार, ये गवर्निंग बोर्ड। और जहीर अब्बास साहब की बहुत बड़ी खिदमात है, मैं उनको एडमायर करता हूँ। पाकिस्तान के एशियन ब्रैडमैन रहे, 100 सेंचुरियाँ उनकी, मगर हर चीज़ की एक लिमिट होती है, हर चीज़ की एक एज होती है। उस एज में यहाँ पे आपने गवर्निंग बोर्ड में आपने पूरे पाकिस्तान की जो 24 करोड़ अवाम है उसको देखना है। आपने जो लाखों क्रिकेटर्स हैं, 64,000 क्लब क्रिकेटर्स हैं, उनके हकूक की देखभाल करनी है। आपको यहाँ पे एक्टिव बंदा चाहिए 50 साल से कम उम्र का, जिसकी फिंगरप्रिंट्स पे सारा पाकिस्तान हो। आप वहाँ यहाँ पे उसको बिठाएं के बजाय कि आप एक 85 साल के बंदे को यहाँ पे गवर्निंग बोर्ड में आप डाल देते हैं, तो वो कैसे वो क्वेश्चन पूछेंगे? उनको तो इस एज में ठीक है, जो हमारे टॉप क्लास प्लेयर्स हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट यहाँ पे पहुंची है, आप उनके वज़ाइफ मुकर्रर करें। उनको जिस तरह इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में, बाकी कंट्रीज में उनको वजीफे दिए जाते हैं, तनख्वाहें दी जाती है, उनको उनकी वेलफेयर का ख्याल रखा जाता है, इस तरह यहाँ भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रखे। मगर जो आपने एक्टिंग बंदा गवर्निंग बोर्ड में रखना, वो तो बहुत ही ज्यादा एक्टिव होना चाहिए। तो उसके तो पूरे पाकिस्तान क्रिकेट के मामला फिंगरप्रिंट्स भी होने चाहिए। 4-5 रीजन के बंदे आपने वो रखे जिनको पता ही नहीं। ये तो डिबेट है। नहीं, ये तो डिबेट है। अब देखिए, मैं अभी जहां से हमारी बात शुरू हुई थी, मैं पहले उस पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू चाहती हूँ। एक प्लेयर, ठीक है, वो अभी टेस्ट कैप्टन है, अगर तो वो टेस्ट कैप्टन से स्टेप डाउन करता है एंड अगर वो इस पोजीशन पे आता है, वुड दिस बी द राइट डिसीजन? बिकॉज इससे ही तो पिछली लॉट है जो मुसलसल घूम घूम के आ रही है। ये इससे ही पिछली लॉट है ना, मिसबाउल हक, मोहम्मद हफीज, फिर सरफराज अहमद, शोएब मलिक, यही वो घूम घूम के आ रहे थे ना। तो अगर हमने नई लॉट की तरफ मूव ऑन करना है, टू मेक डिसीजंस एंड टू मेक गुड डिसीजंस फॉर दिस स्टैंड, दिस पार्ट जहां पे इंटरनेशनल क्रिकेट की हम बात करते हैं, उस्मान वाला साहब ने क्या कर दिया? हमारा एफटीपी हमें दिख रहा है, रमीश राजा साहब, और उस वक्त क्या हालात हुए हैं हमारी एफटीपी में, टेस्ट मैचेस काट काट के हमने T20s बढ़ा दिए हैं। अगर ये डिसीजन इस पॉइंट पे अभी आया है, व्हाट डू यू से अबाउट दैट? देखिए, इसमें बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा ना कि आपने किस बेस पे उसकी अपॉइंटमेंट की है। उससे पहले एक बंदा आपका 4 साल 15 रन की एवरेज पे खेलता रहा है। 15 रन की एवरेज पे 20 टेस्ट मैच आपका कैप्टन खेला 15 रन की एवरेज पे। क्या इस पे कोई काउंटर क्वेश्चन है आपका? क्या उसकी 15 रन से ज़्यादा की एवरेज थी? उसकी 15 या 16 रन की एवरेज थी और वो 20 टेस्ट मैचेस खेला है। किसी ने उसको साइडलाइन नहीं किया ना। यहाँ पे आपका जो हर साल परफॉर्म करता रहा है उमर सदीक, किसी ने उसको रिप्लेस नहीं किया। आपका वो जो मुल्तान का वो लड़का,
वो हर साल परफॉर्म करता रहा, नई रिप्लेसमेंट पे आबद अली परफॉर्म करता रहा, नहीं रिप्लेस हुआ। उसके बाद ये टेस्ट कैप्टन रहा, 14 मैचेस में से 10 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान हारा है। पाकिस्तान की हिस्ट्री का बदतरीन टेस्ट कैप्टन रहा ये। बिल्कुल। बांग्लादेश जैसी टीम जो कभी सोच भी नहीं सकती थी, हमारे दो हम खेलते होते थे कि बांग्लादेश पाकिस्तान में कभी एक टेस्ट मैच भी जीतेगा, वो इसकी कैप्टनसी में पाकिस्तान के अंदर वाइट वॉश करके आपकी अपने क्रिकेट बोर्ड ने उसको कैटेगरी ए से कैटेगरी बी में नहीं, कैटेगरी सी में नहीं, कैटेगरी डी में उसको उसकी क्या उसको कहते हैं डिमोशन की है। कल से शुरुआत हो रही है द T20 सीरीज़ और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट T20 सीरीज़ खेलनी है पाकिस्तान ने। सबसे तो पहले एक अच्छा फॉरवर्ड स्टेप ये है कि जनरली पाकिस्तान आपको नहीं दिखता अवेयरनेस कैंपेन्स में, मगर दिस टाइम अराउंड पिंक जर्सी कल पहनी जाएगी और उस पिंक जर्सी में जो है वो T20 मैच जो है वो हमें खेलते हुए दिखेंगे अपने प्लेयर्स। बट जहाँ T20 टीम की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली नाम चेंज, जिस तरह आपने बाबर की भी बात की कि कहाँ परफॉर्मेंस देखी जहाँ बाबर की वापसी हुई, वाई आपको अगर परफॉर्मेंस पे हटाया गया था तो देयर शुड बी अ रीज़न कि आपको वापस क्यों लाया गया। बट क्या रीजनिंग माइक हेसन ने दी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या बात है भाई। बाबर की तो हम बिल्कुल बात करेंगे, मगर उससे पहले मैं तो वहीं अटक गई वो सोचते हुए कि उस्मान खान स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं, अचानक से कैसे पता चल गया माइक हेसन को। मतलब हम जो स्पिन खेलने एशिया कप जा रहे थे और जिसमें हमें पता था कि स्पिन ही स्पिन होनी है, तो अच्छे स्पिन खेलने वाले जो हैं वो प्लेयर्स हमारे पास होने चाहिए, उस वक्त क्यों ख्याल आया ये इनको अचानक से ख्वाब आया कोई? देखिए, इसको बिल्कुल भी नहीं पता है, ये मुझे नहीं लगता कि कोई ठीक कंडीशंस में है। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा सेटबैक ही यही है, क्योंकि देखिए हमने बहुत ज़्यादा तजर्बा किया। उस्मान खान हमने T20 वर्ल्ड कप भी उसको खिलाया, उसके बाद भी 4 सीरीज खिलाई, 16 या 18 उसको हमने T20 मैचेस खिलाए, उसकी परफॉर्मेंस 0/0 रही है। प्रोसेस होता है, आप देखते हैं पुराना रिकॉर्ड, जो रिसेंट रिकॉर्ड होता है, आप परफॉर्मेंस देखते हैं, फिटनेस देखते हैं, एटीट्यूड देखते हैं, हर चीज़ देखते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट सिलेक्शन होती है। आपने उसको कर दिया ड्रॉप। शादाब खान को हम पिछले 5 साल से लिंगर ऑन कर रहे थे, हमने उसको वर्ल्ड कप खिलाया इंडिया में, बुरी परफॉर्मेंस, एशिया कप श्रीलंका में वर्स्ट परफॉर्मेंस, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप बुरी परफॉर्मेंस, उसके बाद आगे जो सीरीज़ थी उसमें, उसके बाद उसको इनफ चांसेस देने के बाद उसको कर दिया ड्रॉप। उसके बाद आ गया आपका नवाज। हम पिछले 8 साल से देख रहे थे, इंपॉर्टेंट मौके पे उसको बॉलिंग दी गई, उसने पाकिस्तान को लेग डाउन किया। ये इंडिया और श्रीलंकन कंडीशंस में उससे अपना कोटा तक मुकम्मल नहीं हुआ। हम उसको 6 साल देखते रहे, हमने उसको कर दिया ड्रॉप। उसके बाद खुशदिल शाह को हम 6 साल लेकर चलते रहे, हमने उसको भी कर दिया ड्रॉप। इस आदमी ने आके क्या किया, ये जो कोच इन्होंने भर्ती किया बगैर सोचे समझे, इसने वो सबको वापस ले आया। जो यंगस्टर हम इनके लिए तैयार कर रहे थे, मसलन आकिफ जावेद को हम लेके गए थे न्यूजीलैंड, उसे आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया, उसको इसने कर दिया ड्रॉप। जी। सलमान मिर्जा ने 1-2 मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस की, उसको कर दिया ड्रॉप। उसके बाद आपका जो था हसन नवाज, ओपन से शुरू किया, उसको नंबर 5 पे फिनिश किया, वहाँ से उसको कर दिया टीम से ड्रॉप। उसके बाद बाबर आजम को इसने टीम से ड्रॉप, रिजवान को भी कर दिया ड्रॉप। अब ये कह रहा है कि बाबर आजम को भी वापस लाएं नंबर 3 पे, वो भी स्ट्राइक रेट अच्छी कर देगा। पता नहीं इसने कहाँ पे उसकी स्ट्राइक रेट देखी है कि उसने स्ट्राइक रेट अपनी इंप्रूव किया, उसको वापस ले आया। टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा थी ना। हसीबुल्ला खान को हम पिछले 5-6 साल से साथ रख के डेवलप कर रहे थे, 4 साल से, उसको भी इसने ड्रॉप कर दिया, उसको किसी फॉर्मेट में रखा, उसको निकाल दिया, अब उसको भी वापस लाए हैं, शायद वनडे में लाए हैं। वनडे में हसीब है। मेरी तो समझ से बाहर है कि हम आगे करेंगे क्या, क्योंकि बगैर किसी उनको वर्स्ट परफॉर्मेंस में निकाला है। हाँ। उनकी जगह पे नए यंगस्टर्स को चांसेस दिए हैं, 2-2 4 मैचेस में उन्होंने वहाँ पे किया परफॉर्म, उन यंगस्टर्स को निकाल दिया, फिर वही जो डिस्कार्डेड प्लेयर थे उनको वापस ये दोबारा टीम में लेकर आया, और फिर हमें ये नई स्टोरियां सुना रहा है कि ये आगे परफॉर्म करेंगे, हम डेवलपमेंट करेंगे। भाई किसी एक जगह पे खड़े हो ना, किसी एक, आप इससे ये बंदा पूछे कि इसने जो आपकी जो ट्राई नेशन सीरीज हुई थी एशिया कप से पहले, उसमें जो आपके 4 हुसैन तलत हैं, वहाँ पे कोई मैच नहीं खेला, उसको बाहर बिठा के रखा। खुशदिल शाह ने कोई मैच नहीं खेला, उसको बाहर बिठा के रखा। सलमान मिर्जा ने कोई मैच नहीं खेला, आपके मोहम्मद वसीम जूनियर ने कोई मैच नहीं खेला, वो बाहर रहे हैं। वहाँ से उठा के जब आप एक ट्राई नेशन में एसोसिएट कंट्रीज के खिलाफ आप किसी इनको बंच को चांसेस नहीं दे रहे, तो आपके पास कौन सी अथॉरिटी है कि आप उनको जब एशिया कप पे इंडिया के खिलाफ ट्राई करें। अब इंडिया के खिलाफ, अच्छा आपने आगे चले, इंडिया के खिलाफ आपने ट्राई भी किया, आप नवाज को दोबारा वापस लाए हैं, आप इंडिया के खिलाफ उससे बॉलिंग तो करवाएं।
उसने उसको एज ए ऑलराउंडर खिला रहा, और उसने एक ओवर इंडिया के खिलाफ जो आपका मैच जिसपे आपने 10 साल इन्वेस्ट किया, वो इंडिया के खिलाफ एक ओवर एक बॉल तक नहीं कर सका उस मैच में जी। मोहम्मद हारिस को ये वापस लाए थे, हसीबुल्ला खान वगैरह, रिजवान शिजवान सबको बाहर निकाल के हसीबुल्ला खान को इन्होंने वहां पे उसके हारिस को एज ए बैट्समैन खिलाया, और हारिस को 9वें नंबर पे बैटिंग करवा रहा है। तो मुझे बताएं कि मुझे तो इस आदमी का मुझे कोई ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं नजर